एक करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ें। एक ये क्वेश्चन भी पूछते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि हमें खुद से जैसे कुछ रिकमेंड कर देते हैं काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट भी कि खुद से पीआईबी पढ़ना चाहिए, खुद से आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने चाहिए। एक बहुत सारा डेटा रिटेन करना होता है हमें। करंट अफेयर हो गया, पीआईबी हो गया, आरबीआई सर्कुलर हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, बजट इकोनॉमिक सर्वे। डेटा रिटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? तो फेज 1 एग्जाम देने के बाद कितना क्या लग रहा था कि कट ऑफ निकल जाएगा फाइनल? सर 50-50 लग रहा था, वैकेंसीज तो कम थे एंड कॉन्ट्स भी शायद थोड़ा शिफ्ट 1 का था मेरा, तो वो टफ आ गया। ये शिफ्ट 1 का इस बार टफ था क्वांट। फेज 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रही? अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ईएसआई की, ईएसआई के लिए भी ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। आपको पीआईबी पढ़ना है, आपको रिपोर्ट पढ़नी है, स्कीम्स पढ़नी है, बजट पढ़ना है, सर्वे पढ़ना है। हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मिस्टर अक्षय, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन्होंने फेज़ 2 में उनका रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 1 है, फेज़ 2 में हाईएस्ट स्कोर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन अक्षय फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन के? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। अक्षय के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनको। अक्षय ने NIACL में एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज्वाइन किया हुआ है। तो करंटली वर्किंग और जॉब के साथ साथ ही प्रिपेयर करते हुए इन्होंने ये एग्ज़ाम सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। लास्ट टाइम क्लोजली मिस हो गए थे। तो अक्षय, लास्ट 2023 की बात करें तो 200 प्लस वैकेंसीज और इस बार सिर्फ 66 वैकेंसीज। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे किया कि 200 वैकेंसीज में आप क्लोजली मिस कर गए थे और 66 वैकेंसीज? एक डिमोटिवेशन या मन में थॉट आता है कि इतनी वैकेंसी कम वैकेंसीज में कैसे सिलेक्शन होगा? सर लास्ट टाइम मैं फुल्ली आरबीआई पे फोकस था, इस टाइम मैं सभी ग्रेड ए पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने पिछले साल आरबीआई के इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ तो फॉर्म में फिल कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, जो मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम थे पहले से ही, तो उसके साथ। स्कोर में बता देता हूँ अक्षय का। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में टोटल आउट ऑफ 100 60.25 है, इंग्लिश में 68 है और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में 68.25 है। 196.5 फेज 2 में स्कोर है उनका और टोटल स्कोर है 237.5 है। एंड फेज 1 में भी इन्होंने 89.5 स्कोर किया था, वो भी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो आज हम जानेंगे इनसे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही थी फेज 1 से लेके फेज 2 की। तो सबसे पहले आप वर्किंग कैंडिडेट, बहुत सारे वर्किंग कैंडिडेट होते हैं आरबीआई में, तो टाइम कैसे मैनेज किया? सर डेली वर्किंग डेज पे 2 से 3 घंटा देते थे और वीकेंड्स पे 4 to 5 आवर्स। तो डेली क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि स्टैटिक पार्ट को पढ़ना है या करंट अफेयर्स को फोकस करना है डेली? क्योंकि ये एग्जाम एक तो देखो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड तो है। आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, पीआईबी भी पढ़ना है, सर्कुलर्स भी पढ़ना है, आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है। का तो डेली वीकडेज पे करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते थे, जो पीआईबी का 2-3 दिन का आ रहा है, और न्यूज़पेपर का डेली जीए कोई जो रिलेवेंट है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड, एंड वीकेंड्स पे स्टैटिक पोर्शन पढ़ते थे। दूसरा जीए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करता है। फेज 1 में 80 मार्क्स जीए के हैं और जीए 2-3 साल से, लास्ट 2-3 ईयर से थोड़ा सा आरबीआई ने पैटर्न, आईबीपीएस ने आरबीआई एग्जाम के लिए पैटर्न चेंज किया है, इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। तो क्या सोर्स रहे थे जीए के? जीए में आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चंस आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स के आते हैं, एंड देन पीआईबी से वो काफ़ी पूछ लेते हैं। स्कीम्स में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एलोकेशन चेंज किया है, वो सब रिलेटेड। तो थोड़ा टारगेटेड पढ़ाई कोई करेगा तो उससे हेल्प होगी, एंड उसके लिए मैंने क्रैक ग्रेड भी कई, मतलब सीजीबी मेंटर्स का जो समरी शीट्स होते थे या फिर कंपाइलेशंस होते थे, वो इस बार मैंने ज़्यादा उन्हीं को रेफ़र किया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पेसिफिकली बिफोर फेज़ 1 अराउंड जो 100 MCQ की सीरीज़ आती थी, तो ऐसे अपने शायद 5 या 6 निकाले होंगे, तो वो मैंने देखा था, उससे काफ़ी हेल्प हुई। मतलब वो क्योंकि 500 to 600 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक हो जाता है, तो उससे भी आप
काफ़ी एक्यूरेटली कर सकते हो। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस 50 टू 55 भी कर लिए तो भी वो काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा। एक करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ें। सर आई थिंक 3 मंथ्स, एट मोस्ट 4 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स का ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड वो भी प्रायोरिटी सबसे लेटेस्ट मंथ को देना है। जैसे अगर सितंबर में एग्ज़ाम है तो अगस्त को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, पर उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि उतना रिटेन ही नहीं होगा। एक ये क्वेश्चन भी पूछते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि हमें खुद से जैसे कुछ रिकमेंड कर देते हैं काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट भी कि खुद से पीआईबी पढ़ना चाहिए, खुद से आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट हम्म। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? सर आई थिंक वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके पास टाइम कितना है, क्योंकि खुद से पढ़ेगा तो पीआईबी की वेबसाइट पे रिलेवेंट मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो उससे आपको छांटना है खुद से, तो उसमें टाइम भी जाएगा। अगर नॉन वर्किंग है तो ठीक है, मतलब कर सकते हैं, बट वर्किंग कैंडिडेट के लिए कोई कंपाइलेशन ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रिटेन भी करना है, आप सब तो पढ़ नहीं सकते। सो आई थिंक कि अगर वर्किंग हो, टाइम कम है, तो मे बी कुछ मटेरियल से सही रहेगा, कंपाइल्ड मटेरियल से। एक बहुत सारा डेटा रिटेन करना होता है हमें। हम्म। करंट अफेयर हो गया, पीआईबी हो गया, आरबीआई सर्कुलर हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, बजट इकोनॉमिक सर्वे। डेटा रिटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? सर रिवाइज जितना आप करोगे, मतलब जैसे कोई डेटा पढ़ लिया एंड उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज कर लिए, और फिर 1-2 हफ्ते बाद उसको वापस रिवाइज कर लिया, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं होता है कि आपको वो एग्जैक्टली याद है। वो ऐसा होता है कि आपने उस फिगर को कहीं तो देखा हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल 836 करोड़ ऐसा कुछ एक फिगर है, एलोकेशन फॉर सम स्कीम। अगर आपने उसको कहीं पढ़ा है तो आप उसको जिसको हम पिक्टोग्राफिक मेमोरी शायद कहते हैं, वो हेल्प कर देता है वहाँ पे, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि इतना आप रिटेन नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक उतना कोई रिटेन कर पाता होगा। पेपर अटेम्प्ट की बात करते हैं, फेज 1 का पेपर है, इस बार 66 वैकेंसी थी, 15 टाइम्स आरबीआई सेलेक्ट करता है, लास्ट टाइम 200 वैकेंसीज थी। तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? सर कुछ मैंने बिना कुछ सोचे ही दिया था, सही बताओ तो मैं सेबी ग्रेड ए पे फोकस था, और सेबी का पेपर 2 जो था वो 31 अगस्त को ख़त्म हुआ था, एंड इसका 1 हफ्ते बाद था। तो मैंने सोचा कि जितना हो सकता है उतना करके आ जाएंगे, पढ़ के जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे। एंड हर स्टेज के बाद मुझे यही था कि 50-50 चांस है। जैसे प्रीलिम्स के बाद भी लग रहा था 50-50 चांस है, मेंस के बाद भी वैसे ही, एंड इंटरव्यू के बाद भी वैसे ही। तो जितना आ रहा था उतना मैंने फ्री माइंड से कर दिया और हो गया। मतलब पिछले साल का भी जो पढ़ा हुआ था वो भी ऑफ कोर्स हेल्प कर देता है, मतलब क्यूमुलेटिवली क्वांट्स रीजनिंग में। तो जब भी हम कोई भी पेपर देते हैं एज ए स्टूडेंट, कोई भी पेपर देने जाते हैं, जैसे कि आरबीआई में अगर हम फेज 1 की ही बात करें, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जी, सेक्शनल कट ऑफ है, आपको हर सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टाइम भी लिमिटेड है। तो एक थोड़ी सी घबराहट तो रहती है, फियर ऑफ फेलियर, कि मैं अगर इस सेक्शन का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया, हाँ, तो वो एक स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है एग्जाम में। तो उसको कैसे अपने आप को जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, ये पिछले साल मुझे ज़्यादा था, स्पेशली रीजनिंग में, क्योंकि मेरा रीजनिंग थोड़ा वीक था। तो इसमें आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो फेज़ 1 के लिए उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज क्वांट्स एंड रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस प्रॉपर सिलेक्ट करने हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो उसमें अगर आप कोई पजल में फंस गए तो आपका आगे का जो एक टेम्परामेंट है वो भी ख़राब हो जाएगा। सो सेम इन क्वांट्स, आप किसी डीआई में फंस गए तो आपका आगे का सेक्शन भी शायद ख़राब हो जाए। क्वांट्स के बाद जो शायद रीजनिंग का सेक्शन है वो भी आपका ख़राब हो जाए। तो आज अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट की तरह स्टार्ट करते हैं, आरबीआई के लिए आरबीआई का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो क्वांट रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक को टारगेट करते हैं? और आपका क्वांट रीजनिंग दोनों ही वीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है और आपको कट ऑफ निकालना है। तो मैं अरिथमेटिक को करता हूँ, एंड जो ट्रिक्स होते हैं जो मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, तो मैं जैसे मिक्सचर एलिगेशंस के कुछ ट्रिक्स है, एंड रेशियो के कुछ ट्रिक्स है जिससे जल्दी हो सकता है, वो मैं टारगेट करता। इवन कुछ फॉर एग्जांपल कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ जाता है, तो वैसे कुछ मैं टारगेट करता जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो कम समय में हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कुछ। एंड फिर अगर टाइम बचता है तो आप डीआई के पास चले जाओ। एक मेरा भी ऑब्जर्वेशन रहा है कि एक डीआई सेट हमेशा इजी आता है,
हाँ आउट ऑफ 15 हाँ क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, तो एक डीआई डुएबल रहता है, तो कोई भी थोड़ी प्रैक्टिस करके उसको सोल्व कर सकता है, हम्म तो वो कट ऑफ निकालने में हेल्प कर हम्म देता है। बट वो ढूंढना कभी कभी ट्रिकी हो यस। सकता है, क्योंकि मैंने भी इस टाइम पे स्टार्ट में एक डीआई लिया था, तो 3 मिनट मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया, और फिर मैंने जो सिंगल एक एक क्वेश्चंस जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स उसकी तरफ चला गया। यस, क्वेश्चन सिलेक्शन आपका रीजनिंग में भी और क्वांट में दोनों में ही रोल हाँ प्ले करता है। आजकल तो जीए में भी प्ले करता है, क्योंकि जीए में भी 80 क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, आप सारे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हो, हाँ तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। और दूसरा देखो, मैंने स्टूडेंट्स को बार बार मैं बोलता हूँ कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, एक बार दो तीन नहीं तो 1-2 मिनट एटलीस्ट लगाओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, पढ़ लो एक बार। आप उसको मार्क कर सकते हो, मार्क फॉर हाँ। रिव्यू करके होता है, तो वो आपको, मैं रीजनिंग में करता था, क्योंकि वहाँ पे मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि पहले नॉन पजल्स जो है उसको ले लो, और हम्म। क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, तो उसके बाद कोई टाइम बचता है तो एक आध पजल इजी वाला उठा लो, तो उससे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा रीजनिंग का। तो फेज 1 एग्जाम देने के बाद कितना क्या लग रहा था कि कट ऑफ निकल जाएगा फाइनल? सर 50-50 लग रहा था, वैकेंसीज तो कम थी, एंड कॉन्ट्स भी शायद थोड़ा, शिफ्ट 1 का था मेरा, तो वो टफ आ गया। ये शिफ्ट 1 का इस बार टफ हाँ था क्वांट। हम्म। तो इस केस में फिर आपने फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए क्या किया, कि पेपर देते ही स्टार्ट कर दिया था फेज 1 कंप्लीट होते ही, या वेट किया रिजल्ट आने का? नहीं सर, वेट किया था रिजल्ट आने का, तब तक थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर और डेली करंट अफेयर ऐसे ही देख रहे थे, एंड हाँ वही था। फेज 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रही? अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ईएसआई की, हम्म ईएसआई के लिए भी ऑब्जेक्टिव पेपर की हम्म बात करते हम्म हैं। आपको पीआईबी पढ़ना है, हम्म आपको रिपोर्ट पढ़नी है, स्कीम्स पढ़नी है, बजट पढ़ना है, हम्म। सर्वे पढ़ना है। तो आजकल रिपोर्ट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो रिपोर्ट्स में भी आप जैसे कोई बजट इकोनॉमिक सर्वे तो इम्पोर्टेंट होता है, वो भी डिपेंड करता है कि कितने महीने पहले आया था, जैसे अगर फरवरी में बजट आया और सितंबर में एग्ज़ाम है, तो शायद उतना रिलेवेंस उसका रहेगा नहीं, कम ही रहेगा, आई थिंक सो। एंड कोई इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती है, जैसे आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होता है, या फिर ऐसे एनुअल रिपोर्ट्स होती है, तो वो देख लो। एंड उसके बाद स्कीम्स तो टॉप 50 या टॉप 100 स्कीम्स, उसमें भी आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, कुछ मिनिस्ट्रीज़ है उसके, उसको ज़्यादा टारगेट कर सकते हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, देन रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स है, जो उसकी जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उसको टारगेट कर सकते हो। देन आप पीआईबी में भी जो फेज 2 रिलेवेंट पोर्शन है वही पढ़ना चाहिए। आई थिंक मैं उसके लिए आप ही के पीडीएफ्स यूज़ करता था, उसमें आप सेग्रीगेट करके देते थे कि फेज 2 का क्या है, दैट वाज हेल्पफुल। सो इस तरीके से आप उसको बांट सकते हो। और एंड स्टैटिक पे कितना टाइम दिया था फेज 1 के लिए, सॉरी फेज 2 के लिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए? स्टैटिक में तो बहुत कम आता है, ना के बराबर ही आता है, वो बस आपको एक बेस बिल्ड करने के लिए कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स है क्या, या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव में एक आध कुछ आ गया तो, बट स्टैटिक से बहुत कम आता है। ओके, हम तो करते हैं डिस्क्रिप्टिव की बात। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। हम्म कुछ स्टैटिक पोर्शन से होते हैं, कुछ करंट बेस्ड हम्म। होते हैं। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस स्ट्रेटजी रही, कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए क्या किया, और एग्जाम में वर्ड लिमिट तक पहुंच पाए थे, या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे? सर एग्ज़ाम में तो सारा अटेम्प्ट किया था, वर्ड लिमिट भी पहुंच गए थे, शायद वो मैटर करता है जब आपके मार्क्स वो इवेल्युएट करते हैं। एंड मैं ये फॉलो करता था कि कोई भी आपने, जैसे मान लो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे कुछ डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया है, तो उसमें आप कोई रिपोर्ट कोट कर दो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डेटा कोट कर दो, और एंड में आप उसमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक वे पे एंड कर सकते हो कि इस पे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स है इसके रिलेटेड, तो जितना आप डेटा डाल सकते हो न्यूमेरिकल वाइज, वो थोड़ा हेल्प कर देता है, आई थिंक सो। एंड मैंने ऐसा किया था कि 30 to 40 जो करंट टॉपिक्स चल रहे, उसके बेसिस पे पॉइंट्स बना लिए थे कि इसके रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं ये टाइप करूँगा, ऐसे उस हिसाब से। ओके। एंड प्रैक्टिस कैसे करते थे? डेली प्रैक्टिस की थी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, या वीकली आंसर लिखते थे, या? सर
प्रीलिम्स के बाद मैंने ज़्यादा इसको फोकस किया। तो कीबोर्ड एक लाया था, उठा के लाया था, और नोटपैड पे लिखते थे तो वो सही था टाइमर के साथ। एंड आई थिंक कि कीबोर्ड जितना आप पुराना लेकर आ सकते हो उतना सही रहेगा, क्योंकि कीबोर्ड वहाँ पे अच्छे नहीं होते, मतलब हाँ कभी कभी उसके कीज नहीं रहते, कभी कभी वो बहुत ऐसे पत्थर जैसे दबाना पड़ता है तो वो टाइप होता है, वैसे भी इश्यू होता है कुछ सेंटर्स पे, नॉट ऑल सेंटर्स। तो ओके। एफएम की बात करते हैं, फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों लगभग 50% वेटेज रहती है। 50% फिनांस से 50% मैनेजमेंट। फाइनेंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट देखा है मैंने कि एक मिस्टेक करते हैं कि बल्कि कंटेंट बुक्स के पीछे भागते रहते हैं, जबकि फाइनेंस आपका 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें से भी जनरली हमने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखा है वो सर्कुलर से या सर्कुलर से आरबीआई वेबसाइट से लिंक होते हैं। एफ स्टैटिक फाइनेंस से कुछ वो पूछ लेंगे। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे प्रिपरेशन की थी? एक तो आप स्टैटिक फाइनेंस पढ़ लो और वही सर्कुलर्स आप देख सकते हो, और मेनली मैं एमसीक्यूज सॉल्व कर लेता था इनके। तो एमसीक्यूज आप करोगे तो वो रिटेन ज़्यादा होता है, सिर्फ पढ़ने से वो शायद उतना रिटेन नहीं होगा, बट आप वो कुछ तो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करके एक कंसेप्ट होता है कि आप क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे इतने आपके दिमाग में बैठ जाएगा वैसे। ओके। एंड फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव के लिए? उसमें भी वही कुछ स्टैटिक जो कंसेप्ट है वो मैंने टॉपिक वाइज बना रखे थे अपने नोट्स कीबोर्ड से, एंड टाइम्ड प्रैक्टिस कभी कभी दे देता था। मतलब फुल लेंथ मॉक एक या दो बार दी होगी विथ टाइमर, टू सी कि कितना मैं लिख पा रहा हूँ। फाइनेंस के लिए सर्कुलर कितने मंथ के पढ़ने चाहिए एज ए, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने मंथ के सर्कुलर पढ़ने चाहिए? आई थिंक 2-3 मंथ्स इनफ है, 3 मंथ्स इनफ है। मैनेजमेंट कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हाँ। तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या मल्टीपल सोर्स फॉलो किए थे? मल्टीपल क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये मैंने देखा है कि मल्टीपल सोर्स फॉलो करते हैं। तो एज ए, आप 2 वर्ष आपने एग्जाम क्लियर किया है आरबीआई का, 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो एक ऑनेस्ट व्यू कि मल्टीपल सोर्स इस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं है? मल्टीपल सोर्स एक आध दो सोर्स आप शायद जीए के लिए यूज़ कर लो, पर स्टैटिक पोर्शन के लिए तो आप, मैं कहूँगा कि एक ही सोर्स को ही यूज़ कर लो, वो बेटर रहेगा रिटेन करने के लिए, क्योंकि वही चीज़ आप 2-3 जगह से पढ़ के आप मतलब थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो सही रहेगा, इंस्टेड ऑफ बल्कि कंटेंट वो सब पढ़ना है। तो मैनेजमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि मैनेजमेंट में भी देखा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट एक कोचिंग का मटेरियल लिया, दूसरे कोचिंग का मटेरियल मिल गया, वहाँ से वो पढ़ने लग गए, प्लस में फिर बुक से भी पढ़ने लग जाते हैं। जबकि मैनेजमेंट में इस बार भी देखा और 1-2 साल पहले भी कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि आपको वहाँ पे मैनेजमेंट का कोई लिंक ही इस नहीं है। बार शायद उन्होंने कोई इंग्लिश का आरसी वो ज़्यादा लग रहा था इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो कॉमन सेंस बेस्ड शायद ज़्यादा था, तो हम कुछ इसके बारे में प्रेडिक्ट शायद कम ही कर सकते कि वो कैसा पेपर देंगे, क्योंकि एकदम ही अगर वो अजीब पेपर आ गया तो सबके लिए अजीब होता है, तो कोई उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता है। ये चीज़ भी है, ये चीज़ उसका पॉजिटिव है, और नेगेटिव ये है कि आपने उसको पढ़ा नहीं है, ये चीज़ है। तो आपको कैसे लेना है, उसको पॉजिटिवली लेना है कि नेगेटिवली लेना है। तो एक नोट्स आप कह रहे थे कि नोट्स आपने जैसे कि ईएसआई में भी और फाइनेंस में भी नोट्स बनाए थे नोट्स टॉपिक्स पे? कीबोर्ड से मैंने नोटपैड पे बना के रखे थे, क्योंकि लिखना मुझे कीबोर्ड से, नॉट पेन पेपर। सो तो उसमें क्या स्ट्रेटजी रहती थी नोट्स बनाने की, कुछ थोड़ा सा? जैसे अभी ईएसआई रिलेवेंट कुछ रिपोर्ट आ गया कि पिछले साल सारा उन्होंने रिपोर्ट से पूछ लिया था, तो आ, उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम नोट डाउन कर सकते हैं ओके ओके। उस हिसाब से। और आंसर लिखते हुए क्या स्ट्रक्चर रखना चाहिए? जैसे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि हमें पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना चाहिए या हमें पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहिए? आप मिक्स भी रख सकते हो, इंट्रोडक्शन आप कुछ एक पैराग्राफ में कर दो, उसके बाद आप पॉइंट वाइज आप उसमें वैसे भी लिख सकते हो, एंड मेन ये है कि आप स्टार्ट किसी फैक्ट से कर दो उसके रिलेटेड, एंड इन बिटवीन आपका मेन कंटेंट, एंड एंड में कुछ एक तो ये हो सकता है कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या फिर इस पे क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, उसके कुछ स्कीम्स या फिर ऐसे कुछ, उस हिसाब से आप एंड कर सकते हो।
अब आती है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स है, इसको भी स्टूडेंट ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, कई बार ये सही फाइनेंस मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो इसमें क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो की थी, और प्लस में इसके लिए भी एक स्टूडेंट जनरली क्वेश्चन करते हैं कि हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक का ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते हुए। हाँ, वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ज़्यादा मैटर करेगा कि आप ग्रामेटिकली मिस्टेक ना करें, आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ईएसआई के जस्ट बाद चालू होता है, तो उस टाइम तक हम काफ़ी ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं पहले इतना डिस्क्रिप्टिव लिख के। तो वही केयर के करनी है कि आप भले बड़े बड़े सेंटेंसेस ना लिखो, आप छोटे सेंटेंस लिखो, बट मेक श्योर कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। और वर्ड लिमिट आप स्टिक करने की कोशिश करो, जैसे अगर वो 600 वर्ड्स का ऐसे है तो एटलीस्ट 540 या 550 तो लिख ही देना चाहिए। मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर ज़्यादा आप लिख दो, कंटेंट ऑफ कोर्स होगा, बट थोड़ा इलाबोरेट करके कभी कभी, तो इट विल हेल्प, मतलब इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू कंटेंट एंड राइटिंग ओनली 400 वर्ड्स, क्योंकि वो शायद यूपीएससी में कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इधर वो लोग मे बी दे सी द वर्ड्स मे बी एंड ग्रामेटिकल एरर्स। ओके ओके। सो फेज 2 की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या थे? मैंने सीजीबी का लिया था कोर्स, एंड जो उसके टॉप 100 एमसीक्यूज वो सब थे, वो भी हेल्प करते थे। एंड कभी कभी कुछ अदर सोर्सेस से मॉक टेस्ट वगैरह देखना, मॉक टेस्ट में मल्टीपल इधर उधर से कुछ दे दिया, कैसे क्वेश्चंस आ रहे, वो सब करते हैं। यस। तो अब हम बात करते हैं सबसे मेन है इंटरव्यू। यस सर। इंटरव्यू आपका, चाहे आप फेज 1 के टॉपर, सॉरी फेज 2 के टॉपर हो, अगर आपने इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं किया तो आप बाहर हो सकते हैं, हाँ, वो तो है। फाइनल सिलेक्शन बाहर हो सकते हैं। यस सर। तो इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखी थी, और क्या एक्सपीरियंस था एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर इस बार? सर लास्ट ईयर शायद मेरे बायोडेटा में मैंने उतनी रिलेवेंट चीज़ें जो आरबीआई से होगी वो डाली नहीं होगी, एंड लास्ट ईयर इंटरव्यू उतना अच्छा गया भी नहीं था। इस टाइम पे मैंने ये करा था कि बायोडेटा में काफ़ी बाकी चीज़ें भी डालनी होती है, तो कुछ फाइनेंस रिलेटेड वो सब चीज़ें डाली थी। फॉर एग्जांपल एक कोर्स मैंने करा था एडीबी का, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन सस्टेनेबल फाइनेंस, तो मेरा आधा इंटरव्यू उस पे चला। एंड अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हो तो आपके जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड वो पूछेंगे, एंड दे मे गो इन टू डेप्थ्स इन दैट, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस में they went on a question like have you gone through NICL balance sheet and all that, so आपके वर्क प्रोफाइल रिलेटेड आप जितना थरो रह सकते हो। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों के जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो बस जनरली देख लो, बट उसको एकदम सीरियसली ना ले, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड एकदम अलग हो सकता है। कोई अगर मान लो बैंकिंग से आ रहा है तो उसके क्वेश्चंस बहुत अलग हो गए कंपेयर टू कोई अगर प्योर फ्रेशर आ रहा है शायद, तो उस हिसाब से इंटरव्यू थोड़ा। एक क्वेश्चन मैं जनरली स्टूडेंट से पूछता हूँ, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, कि सीजीबी मेंटर्स को क्यों चुना? कंपटीशन काफ़ी है, कंपटीटर्स हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग भी है, तो क्या मतलब किस व्हाट मेड यू कि आपको सीजीबी मेंटर्स सब्सक्राइब करना चाहिए? सर मैंने बाकी भी मटेरियल देखे थे, बट ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये क्रिस्प मतलब क्रिस्प का कंटेंट लगा और रिलेवेंट भी लगा, एंड जो एमसीक्यू की सीरीज थी वो काफ़ी सही लगी, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये ले लेते। एंड एक लग रहा था कि जो पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, जो क्वेश्चंस जिस टाइप के आ रहे, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कंटेंट शायद ज़्यादा रिलेवेंट है। ये चीज़ कोई भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी कि आप प्रीवियस ईयर से थोड़ा एक 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। एक वर्किंग स्टूडेंट है, आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे उसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अ, आप जो पढ़ाई है वो जब एग्ज़ाम पास आएगी तो आप ज़्यादा पुश कर सकते हो उस टाइम पे। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि कंसिस्टेंट रहो, बट मेरे केस में तो कंसिस्टेंसी शायद उतनी हेल्प नहीं करती थी। जैसे 1 महीना अगर एग्ज़ाम को बचा है तो आई विल पुट इन मोर आवर्स कंपेयर टू अगर 3-4 महीना बचा है। एंड
रेलेवेंट सोर्स ही यूज़ करना, क्रिस्प मटेरियल, एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू, जैसे आपने एक पूछा कि पीआईबी की वेबसाइट से खुद से ही करना, उतना टाइम शायद आपके पास नहीं रहेगा, तो बेटर है कि कोई आप मटेरियल यूज़ कर लो जिसमें आपको समझे। एंड हाँ, इंटरव्यू के टाइम यू हैव टू थोड़ा कंसेप्चुअल जाना चाहिए, क्योंकि देर वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क प्रोफाइल। एक ना जनरली देखा है मैंने, स्टूडेंट ना कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट को प्रिपरेशन के टाइम पे। तो यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग, हाँ। यू आर आल्सो स्टूडेंट एट दैट टाइम। जैसे तो कभी लगा था जैसे ग्रुप में होता है कि क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं सब लोग, तो कोई स्टूडेंट ज़्यादा आंसर कर रहा था तो उससे ना दूसरे स्टूडेंट पे ऑटोमेटिकली एक फियर ऑफ फेलियर वो आ जाता है? इसको एनवी नहीं कहेंगे, ये तो नेचुरल चीज़ है कि किसी और को ज़्यादा आ रहा है ऐसे लगता है, तो हमें डर लग जाता है। बट मुझे लगता है कि उस केस में सबसे अच्छा है मॉक टेस्ट, कि उससे आपको एक सबसे जेन्युइन फीडबैक मिल जाएगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ नहीं इम्प्रूव करना है। वो सबसे ऑब्जेक्टिव तरीका है आपको इवेल्युएट करने का, एंड ये चीज़ इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम ज़्यादा होती है। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम आप कस्टमाइज आपको आपके हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि क्या है कि अप टू एग्जाम्स इट वाज कॉमन फॉर ऑल, बट इंटरव्यू में इट विल बी कस्टमाइज, कि आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड बहुत होगा वो। तो उस टाइम के आपको थोड़ा, शायद मैं ये कहूँगा कि किसी कोचिंग्स के आप इंटरव्यू दे दो, मॉक इंटरव्यूज, दैट माइट हेल्प। ओके। तो एक और क्वेश्चन जनरली देखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी वरिड रहते हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग, हाँ। तो कितना यू आर आल्सो वरिड अबाउट व्हेन नोटिफिकेशन विल कम और यू कीप ऑन स्टडिंग? तो सर इसका ऐसा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आप नॉर्मल पढ़ो थोड़ा बहुत, और थोड़ा रिलैक्स ही करो, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको प्रेशर लेना ही है, तो आप क्यों प्रेशर ले रहे हो। तो जब आएगा नोटिफिकेशन तब आप तब से जोर ज़्यादा लगाना, मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स यू कैन पुट, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आई थिंक आफ्टर 2 मंथ्स और 1.5 मंथ प्री होता है, तो आपको वैसे भी उस टाइम पे बहुत जोर लगाना है। तो बेटर है कि उस टाइम तक आप थोड़ा उस टाइम तक आप कोई बाकी एग्ज़ाम्स भी देख सकते हो, जैसे इसके साथ सेबी या फिर IRDAI है या फिर IFSCA है, जो सिमिलर एग्ज़ाम्स है उसको आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप नॉन वर्किंग हो तो कोई इट विल बी बेटर यू टेक अ जॉब फर्स्ट, जैसे कोई बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में भी फिर आपको थोड़ा इजी रहेगा अपने गैप को जस्टिफाई करना, तो उसका आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये चीज़ है। ओके ओके। सो अक्षय, हम मोस्टली चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो कोई मोटिवेशनल मैसेज फॉर फ्यूचर एस्पायरेंट्स? सर मोटिवेशनल मैसेज तो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इस टाइम ऑनेस्टली आई वाज मतलब नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स, लाइक आई वाज मोर एक्सपेक्टिंग इन सेबी ग्रेड है, जब उसका उसमें नहीं हुआ था फाइनली इंटरव्यू के बाद, तो आई वाज वेरी डिमोटिवेटेड। बट इसमें हो गया तो इट वाज लाइक यू जस्ट आप अपना कर्मा करते रहो, एंड रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, क्योंकि अपने हाथ में शायद रिजल्ट्स नहीं है, स्पेशली इंटरव्यू कैसा जाता है वो थोड़ा डाइसी हो जाता है। आप एवन ये भी देखा है कि मैंने, एवन बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू अच्छा जाता है उसके बाद भी स्कोर नहीं मिलता है। ये भी डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। ये हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, हाँ। इसलिए इसलिए मैंने कहा कि जस्ट डू योर कर्मा, आपको कुछ नहीं पता। कोई मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे जिसको श्योर होगा कि हाँ मेरा तो होना ही है, आई थिंक सो, क्योंकि किसी को बहुत कम ही लोगों को पता होता है, इवन रिजल्ट के 5 मिनट पहले तक जिसका हुआ है ही वोंट बी श्योर, मोस्ट ऑफ देम वोंट बी श्योर कि होगा कि नहीं। we never know what interview board is looking for, that is a bit So on that day, the result came, and what was your reaction? I was मतलब I know you, before that you were much worried because this time result was delayed. हाँ वो वो सभी डिले हो के गया था लिए इस बार, मेरे पास मोस्टली के कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। हाँ वो तो आई वाज लाइक आई वाज एक्चुअली कीपिंग होप्स लो, क्योंकि सभी में जहाँ ज़्यादा होप्स थे वहाँ पे नहीं हुआ है, तो
आई वॉज कॉन्शियसली ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ कि ज़्यादा होप्स रखेंगे, नहीं होगा तो फिर दुख होगा, तो आई वॉज हैप्पी कि अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं था फिर भी मतलब हो गया है उस हिसाब से। So Akshay, thank you for joining with us here, and I wish you good luck for your future journey. Hmm. Thank you. थैंक यू सर।